नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर घटनासार की सीरीज़ स्टार्ट की गई थी और ये इसका पार्ट 6 है और इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। आप एक बार जाकर देखिए, 5 पार्ट आ चुके हैं। आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे और आपको करंट अफेयर रिटेन करने में भी मदद मिलेगी। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि उपग्रह इनसेट 3DS का सफल परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनसेट 3DS क्या है। ये एक सैटेलाइट है और बेसिकली इस सैटेलाइट से हम मौसम की जानकारी लेते हैं। तो इनसेट सीरीज के जो भी सैटेलाइट होते हैं उससे हम मौसम विज्ञान की जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब ये इनसेट 3D सैटेलाइट 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है, तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है। ये आपको याद रखना है। इसमें आगे क्या याद रखना है कि इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F14। इंपॉर्टेंट, GSLV F14 से इसे लॉन्च किया गया है। और GSLV F14 को मैच्योर बॉय भी बोलते हैं। मैच्योर बॉय इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि GSLV से जितनी भी फ्लाइट हमने की हैं ऑलमोस्ट सारी सफल हुई हैं। तो GSLV F14 से इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और ये आपको मौसम से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। पर्यावरण की भी निगरानी करता है, महासागरों की निगरानी करता है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर में बस मैं इतना ही पढ़ना है और इतना याद रखना है कि इसका वेट कितना है, 2274। इंपॉर्टेंट, 2274। तो इनसेट 3DS में हमने क्या क्या पढ़ा? GSLV F14, 2274 इसका वेट है और 10 साल के लिए ये काम करेगी ये सैटेलाइट और मौसम विज्ञान में हमें जानकारी देती है। अच्छा, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है, GTO बोलते हैं। इसकी हाइट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अर्थ की सतह से इसकी हाइट कितनी है? ऊंचाई 35.786, 35.786 या 786 लास्ट में वर्ड है, याद रखिए। ये मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी मतलब पॉइस नंबर माना जाता है, इसकी बहुत महत्वता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, 35.786। ठीक है, अगला करंट अफेयर, मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामांकित किए गए हैं, अभी प्रस्तावित हैं, अभी शामिल नहीं हुए हैं, ये याद रखना है। और कितने किले? 12 किले, 12। ठीक है, अब उन 12 किलों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। देखिए, अधिकतर किले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं और बाकी एक किला कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु का पहले किला याद रखते हैं। तमिलनाडु के किले का क्या नाम है? जिंजी किला। ठीक है, याद रखना, जिंजी किला पूछा जा सकता है। जिंजी फोर्ट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। उसके अलावा 11 फोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। सलहेर इंपॉर्टेंट नाम है, पूछे जा सकते हैं। शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सारे महाराष्ट्र में हैं और केवल एक तमिलनाडु में है, वो है जिंजी किला। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखिए, मराठाओं का जो भी बेसिक है हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बेसिक से भी आ सकता है, करंट से भी आ सकता है। तो ऐसे करंट को आपको बेसिक से लिंक करते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब मराठा का जो कार्यकाल था वो 17वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक रहा। उसमें इन्होंने क्या किया? बहुत सारे किले, मतलब बहुत अच्छे किलेबंदी बनाई जिससे कि अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकें। और ये किलेबंदी कहाँ कहाँ पर है? दक्षिण के पठार में है, कोंकण के तट पे हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें और क्या याद रखना है इस वाले करंट अफेयर में कि देखो, इसके मराठा साम्राज्य में इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब इनका भी बेसिक आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको मराठाओं का बताया, उन्हीं से बेसिकली इनके टाइम पे अष्टप्रधान हुआ करते थे। कौन? अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान के आपको सबके नाम याद होने चाहिए और वो क्या काम करते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार जरूर पढ़ के जाना और जो भी पढ़ेगा कमेंट करके बताएगा कि क्या क्या नाम थे अष्टप्रधान के। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए, ये 12 किले जब ये नॉमिनेट किए गए हैं और उससे पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल 42 ऐसी विश्व धरोहर स्थल हैं। कितनी? 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, इसमें 34 कल्चरल हैं। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, तो टोटल 42 हो गई हैं। अब ये 12 जुड़ जाएंगी तो ये टोटल 1 काउंट होगी, ये याद रखना है। ये नहीं कि इनको 12 ऐड कर दोगे। क्लियर? अगला, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा। किसको? फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा। शास्त्रीय भाषा मतलब क्लासिकल लैंग्वेज।
क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें आप देखिए जानते हैं कि इस करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए नई शिक्षा नीति में ऐसा कहा गया है कि 9 क्लासिकल लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा। उसमें से एक कौन सी है? फारसी भाषा है, और फारसी भाषा को बात की जा रही है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषा फारसी भाषा के बारे में क्या है? ये एक इंडो यूरोपियन भाषा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन, फारसी भाषा किस टाइप की भाषा है? ऑस्ट्रियन भाषा है, इंडो यूरोपियन है, द्रविड़ियन है, या कोई और ऑप्शन बना देंगे। तो कौन सी भाषा है? इंडो यूरोपियन भाषा है। और जो फारसी भाषा के लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? अधिकतर ईरान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ईरान में। अच्छा, रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हुई थी, तो आप ईरान के प्रेसिडेंट जो नए बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है। कमेंट करके बताइए कौन ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें की गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस किस को दिया जाता है, मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस किस को दिया जाता है? तो ऐसी भाषा जो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भाषाएं जिनका साहित्यिक ग्रंथों में उल्लेख होता है उनको दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं अगर किसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। ईयर इंपॉर्टेंट है, 1500 से 2000। 1000 से 2000 कर देगा, तो आपको ये एग्जैक्ट याद रखना है 1500 से 2000। ठीक है, आगे देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। संविधान में जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उनमें से 6 भाषाओं को अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये 6 ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए ईयर भी याद रखना है यहाँ पे आपको। ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार HCS के एग्जाम में अरेंज करने आ गया था कि शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है सीक्वेंस में अरेंज करिए, किसको पहले दिया गया किसको बाद में। तो तमिल को सबसे पहले 2004 में दिया गया, उसके बाद 2005 में संस्कृत को दिया गया, 2008 में कन्नड़ को, फिर 2013 में तेलुगु को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को। तो एक बार मैंने इसके लिए कुछ ट्रिक बनाई है, TS KTM। तो देखिए आप KTM बाइक आपने सुना होगा, तो लास्ट में KTM है, ऊपर TS है। तो यहाँ पे जो T है ये याद रखना है, ये क्या है? तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। और सबसे ऊपर क्या है? तमिल है। तो ऐसा करके याद रखिए, कोई मिल गया, तमिल का मिल गया, तो सबसे पहले कोई मिल गया, ठीक है, तो तमिल मिल गया, उसके बाद TS, S से हमारा संस्कृत हो गया, फिर कन्नड़ तेलुगु एक साथ है, फिर मलयालम है, फिर उड़ीसा है। अब देखिए उड़ीसा एक बार 2014 की UPSC के पेपर में पूछा गया था कि रिसेंटली शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है, तो उसमें आंसर क्या हो गया था? उड़िया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान की सूची में। तो इन 22 भाषाओं से अभी UPSC में क्वेश्चन आया था 2024 में। क्या क्वेश्चन आया था वो आप जाके चेक करिए, मैं आपको बता देता हूँ इन 22 भाषाओं के बारे में। देखिए 22 ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं लिखी हुई थी। कितनी? 8 शेड्यूल के अंदर कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं लिखी हुई थी। ठीक है, अब उन 14 भाषाओं की अब टोटल कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। तो क्या हुआ होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा। तो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। देखिए मैंने लिखे हुए हैं 21, एक 71 और एक 92। मतलब 21वां अमेंडमेंट हुआ है, एक 71वां अमेंडमेंट हुआ, एक 92वां अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, अब 21वें अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई? सिंधी लैंग्वेज। और 21वां अमेंडमेंट कब हुआ? 1967। ये ईयर याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 21वें अमेंडमेंट से सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई, वो कौन से ईयर में हुआ था? तो 1967 ईयर याद रखना है। ठीक है, अब 71वां अमेंडमेंट में कौन सी भाषाएं ऐड की गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, M यहाँ पे मणिपुरी है, याद रखना, मणिपुरी। ठीक है, फिर 92nd अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। BDMS, यहाँ KMN, यहाँ BDMS। तो देखिए 21 और 71 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आता है? 92। और ये किससे रिलेटेड है? 8 शेड्यूल की लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो टोटल 14 से 22 होने में कैसे लगा? 21 से 1 जोड़ी गई, इस 71 से 3 जोड़ी गई और 92 से 4 जोड़ी गई। तो कितनी हो गई टोटल? आप काउंट करोगे तो 22 हो गई। ठीक है, इसमें आपको 21वें अमेंडमेंट का ईयर याद रखना है, 1967। ठीक है, और 71 में जो M है वो मणिपुरी है और 92 में जो M है वो मैथिली है। इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको भूलना नहीं है कि 71 में मणिपुरी है, 92 में मैथिली है। इसी से UPSC 2024 में क्वेश्चन आया था इन्हीं अमेंडमेंट से कि कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की गई थी और आपको छांटने थे। ठीक है, अब आपको
और क्या करना है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि बोइंग इंडिया इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो बोइंग इंडिया ने इंडिया में अपना टेक्नोलॉजिकल सेंटर खोला है। कहाँ खोला है, बेंगलोर में। याद रखना, बी से बी कहाँ खोला, बेंगलोर में खोला। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखिए। इसके अलावा देखिए, मोदी जी ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो सुकन्या मतलब लड़कियों की बात हो रही है, तो लड़कियों को क्या करना है कि हमें लिंग संतुलन, सेक्स रेशियो को संतुलन करना है और वोमेन की भागीदारी को बढ़ाना है। तो इसके लिए वोमेन सुकन्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसका सेंटर कहाँ खोला गया, हमने जाना बेंगलोर में, बी से बी बोइंग। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन। किसका, अटल सेतु का, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किसने उद्घाटन किया, सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका उद्घाटन किया। ये कितने किलोमीटर लंबा है, 22 किलोमीटर लंबा है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट बात करूं तो 21.8 किलोमीटर है। ये 21.8 आपको याद रखना है। ये ट्रांस हार्बर लिंक है जिसे अटल सेतु बोलते हैं, ये 21.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब इसकी जो समुद्र में लेंथ है वो 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पे है 5.5, तो आप ऐड करोगे तो 21.8 हो जाएगा। अच्छा, ये दुनिया में समुद्र पे बना सबसे लंबा पुल है, सॉरी, देश में समुद्र पे बना सबसे लंबा पुल है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, अटल सेतु नाहवा सेवा सी लिंक। अटल सेतु नाहवा सेवा सी लिंक। अब ये नाहवा सेवा क्या है, नाहवा सेवा जो मुंबई पोर्ट है उसी को बोला जाता है नाहवा सेवा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, यह पुल दक्षिणी मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में नाहवा सेवा पर समाप्त होता है। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है कि सेवरी से नाहवा सेवा तक ये पुल है कितना, 21.8 किलोमीटर का। इसको अटल सेतु भी बोलते हैं और 2018 में इसका काम स्टार्ट किया गया था। नहीं इतना पढ़ना है, बस बता दिया है, लिखा हुआ था। तो इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, ये जापान की मदद से बनाया जा रहा है। ठीक है, जापान इसमें हमको वित्त पोषण दे रहा है, लोन दे रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ना है इसमें, बस इससे पहले देखिए सबसे लंबा पुल कौन सा होता था, भूपेन हजारिका पुल। इससे मुझे याद है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, जब ये पुल बना था उस समय। ये असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर है और भारत का ये सबसे लंबा पुल हुआ करता था। ठीक है, तो अब अटल सेतु है, कहाँ है, मुंबई में, सेवर से नाहवा सेवा। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट 2023 की है, कब आई, 11 जनवरी 2024 को आई थी। इसमें कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया, 4477। इजी आंकड़ा है, याद रख सकते हो, 4477। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक की जनसंख्या में मध्य प्रदेश का इंदौर कितनी बार ये सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा चुका है, तो 7वीं बार। याद रखना, 7वीं बार ये सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसके साथ ही साथ एक और शहर है, बहुत न्यूज में था, सूरत। अच्छा, सूरत कौन सी रिवर पर है, ताप्ती रिवर पर है। ठीक है, ताप्ती, TAPTI। तो हमने क्या जाना, इंदौर और सूरत 1 लाख से अधिक की जनसंख्या की श्रेणी में, 1 लाख भी याद रखना है। ठीक है, सूरत और इंदौर और सूरत को दूसरे नंबर किसी को दिया नहीं गया, क्योंकि इंदौर और सूरत को फर्स्ट दे दिया गया है। तो 3rd नंबर नवी मुंबई, ये भी याद रखिए। कई बार सीक्वेंस देते हैं, टॉप 2 बताइए, टॉप 3 बताइए, तो आपको याद रखना इंदौर सूरत फर्स्ट है, सेकंड किसी को नहीं दिया गया, नवी मुंबई 3rd है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैंने 1 लाख की श्रेणी में सबसे स्वच्छ है, अब 1 लाख से कम की बात करते हैं। किसकी, 1 लाख से कम की बात करते हैं। 1 मिनट इसको इरेज कर दूं। ठीक है, हाँ, 1 लाख से कम की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर सांसवड़ है। एक ही याद रखिए सिर्फ, क्योंकि अगर यूपी का होता तो पढ़ लेते, अगर कोई महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम दे रहा है तो याद रखे। छत्तीसगढ़ का पाटन है, तो कोई छत्तीसगढ़ पीसीएस का नाम एग्जाम दे रहा है वो याद रखे। ठीक है, अगर मैं कैंटोनमेंट की बात करूँ तो कैंटोनमेंट सबसे स्वच्छ कौन सी है, महू कैंटोनमेंट। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। सबसे स्वच्छ गंगा शहर पूछे गए अगर स्वच्छ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, तो आपको बताने हैं 10 में वाराणसी है, प्रयागराज है, बिजनौर है। तो टॉप 3 याद रखते हैं, VPB टॉप। अगर 10 में स्वच्छ गंगा शहर पूछे जाएं तो आपको वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर। ठीक है, ये 3 याद रखने हैं। इसके बाद अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य 10, तो ये पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र फर्स्ट है, MP सेकंड है, शुरू के 2 याद रख लीजिए। और यूपी की रैंक कितनी है, 9। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण में तो यूपी ने तो 9वीं रैंक प्राप्त की, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने
पहली दूसरी रैंक प्राप्त की। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए सबसे बेकार प्रदर्शन कितना रहा राज्यों में, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, देखिए इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है। किसको? वाराणसी को, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। नोएडा को किसके लिए? 5 स्टार शहर में। किसके लिए? कचरा मुक्त, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसने अच्छा काम किया है। तो पूछा जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नोएडा, स्वच्छ गंगा शहर के लिए वाराणसी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, इसका शीर्षक याद रख लेते हैं, नया संकल्प नया प्रकल्प। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, शीर्षक भी पूछा जा सकता है। और इसकी आवाज़ किसने दी? कैलाश खेर जी ने दी। ठीक है, तो इसमें हमें एक तो वाराणसी याद रखना है, और हमें और क्या याद रखना है कि यूपी की रैंक है 9th। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो जो एक्सरे पोलरीमीटर है भारत का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसका काम क्या है? यह ब्लैक होल जैसी खगोलीय संरचनाओं के बारे में जानकारी देगा। किसकी? ब्लैक होल जैसी खगोलीय संरचनाओं के बारे में जानकारी देगा। और इसको किससे लॉन्च किया गया है? PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको C58 याद रखना है। ठीक है, ऊपर हमने GSLV F14 पढ़ा था, जिसे मैच्योर बॉय बोलते थे। उससे इनसाइट 3DS लॉन्च किया गया था। इससे क्या लॉन्च किया गया है? एक्सरे पोलरीमीटर PSLV C58। ठीक है, अब इसको निचली कक्षा लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, इसको लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है? इसे 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है। बस इसमें ये न्यूट्रॉन तारों का भी अध्ययन करेगा, एक्सपोसैट। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन। तो देखिए इस करंट अफेयर में क्या है कि वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के तहत भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। कितने शहरों के लिए? 3 शहरों के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर है, भोपाल शहर है और राजस्थान का उदयपुर है। तो इंदौर, भोपाल और राजस्थान के 3 शहरों के लिए वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के तहत प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि एक अमृत धरोहर पहल चलाई है भारत सरकार ने, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जिसके तहत हमें रामसर साइट का संरक्षण करना है। तो रामसर साइट किस लिए है? वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, और उस किस पहल के अंदर कर रहे हैं हम? अमृत धरोहर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अमृत धरोहर के अंदर हम रामसर साइट के कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब बात की जा रही है जो वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना है, ये स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, वॉलंटरी मान्यता प्रणाली है। इसमें क्या किया जाता है कि जो शहरी आर्द्र भूमि में, मतलब अर्बन एरिया में जो भी वेटलैंड है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इंदौर में और ऐसी मतलब आर्द्र भूमि है जिसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो इंदौर में आपकी क्या है? सीरपुर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीरपुर झील है जो कि रामसर साइट है, और ये होलकर वंश ने स्थापित की थी। किसने? इंदौर में होलकर राजा हुआ करते थे, उन्होंने बनवाई थी। अब भोपाल में कौन सी आर्द्र भूमि है? भोज, बी से भी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसको भी कंजर्व करना है हमें और प्रमाणन योजना के अंदर लाना है। और उदयपुर में ये सारी लेक हैं, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, तो इनको कंजर्व करना है। अब यूपीपीसीएस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? पिछोला लेक कहाँ है, फतेह सागर लेक कहाँ है, स्वरूप सागर कहाँ है, दूध तलाई कहाँ है? तो राजस्थान में, याद रखना। और ये सीरपुर नहीं भूलना है, सीरपुर याद करो, अभी की अभी याद करो। सीरपुर कहाँ है? इंदौर में। सीरपुर लेक कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, और 3 को वेटलैंड प्रमाणन योजना के तहत इंदौर को, भोपाल को और उदयपुर को प्रमाणित किया गया है। ठीक है, अब आर्द्र भूमि के बारे में इसमें दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि क्या है? ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परतंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त रहे, मतलब किसी एक मौसम में जल से भीगा रहे, उसी को, और या डूबा रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता। कौन सा? त्रिपक्षीय समझौता। तो देखिए कौन से त्रिपक्षीय 3 लोग होंगे? तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, केंद्र सरकार है। यूपीपीसीएस वाले क्या करेंगे? कमीशन के इसमें उत्तर प्रदेश लिख देंगे। नहीं भाई, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और रिवर के नाम क्या है? पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। अब देखिए, इसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, और जल मंत्री सबको पता थे कौन थे उस समय?
गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो देखिए ये 2 सीएम तो चेंज हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो मोहन सिंह मध्य प्रदेश के, राजस्थान के भजन लाल, और इन्होंने एक त्रिपक्षीय समझौता किया जो कि 75,000 करोड़ का है, 75,000 करोड़ का, जिसमें पार्थी काली सिंध चंबल को रिवर लिंक मतलब जोड़ा जा रहा है। अब देखिए किसी भी जब भी रिवर लिंकिंग परियोजना चलती है, नदी जोड़ो परियोजना चलती है, तो क्या होता है, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है, तो सिंचाई अच्छे से होगी खेतों में। दूसरा, पानी पीने को अच्छा मिलेगा, पेयजल वाटर मिलेगा, तो इससे ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, तो 90% तो केंद्र सरकार देगी, भाई वही बाहुबली है, उसी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है तो वही देगी। 10% स्टेट दे रही है, तो 90-10 का रेशियो है। ठीक है, अब बस इसमें इतना ही याद रखते हैं, यूपी नहीं है, याद रखना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में यूपी नहीं है। अगला करंट अफेयर देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। कैसा? पहला डार्क स्काई पार्क बना है। पेंच का है, महाराष्ट्र में। देखिए साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि डार्क स्काई रिजर्व पहला कौन सा है, तो वो हेनले लद्दाख है। याद रखना क्या है, हेनले लद्दाख में है। देखिए ये लिखा हुआ है, पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हेनले लद्दाख में है। ठीक है, अब देखिए डार्क स्काई एरिया होते क्या है, जहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम तारों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टार टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। अब इसके अलावा आपको अगर स्टार टूरिज्म को देखना है तो आप कहाँ जाके देख सकते हो, ताल कावेरी में भी। ठीक है, ताल कावेरी में भी जाके आप, ताल कावेरी एक कर्नाटक में जगह है जहाँ पे आप स्टार टूरिज्म को देख सकते हो, हेनले में देख सकते हो, पेंच टाइगर रिजर्व में देख सकते हो। कैसे? वहाँ पे क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम है, इसलिए इनको किसी को पार्क और किसी को रिजर्व घोषित किया गया है। क्लियर? अगला करंट अफेयर, IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन। किसका? हिमालयन वुल्फ। इनको शिकारी भेड़िया भी बोलते हैं, शिकार करते हैं। इनका मूल्यांकन किसने किया? IUCN ने किया। तो वुल्फ की स्पेलिंग क्या होती है? WOLF। अब इनका स्टेटस याद करना है, W का V बना दो, तो इनका स्टेटस क्या निकला? वल्नरेबल निकला। ठीक है, इनकी संख्या भी याद कर लीजिए, 3792। जब भी देखिए कोई संख्या याद कीजिए तो ना याद नहीं होती हमें, तो हमें कैसे याद रखना चाहिए? देखिए अच्छा इसमें 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो 2 और 3 आए हमारे दिमाग में फीड हो गया। अच्छा 7 9 है, तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा वोल्फ में 2V इतने नंबर थे, इतनी डिजिट तो थी, 2 था, 3 था, 7 था, 9 था। अब वहाँ देखिए किसमें ये सारी डिजिट है, तो आप टिक कर दीजिए। कई बार नंबर नहीं याद रहता, तो कुछ ना कुछ हमें तरीके भी बनाने होते हैं याद करने के। ठीक है, इसे तिब्बतिया भेड़िया भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। मोदी जी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इससे हम सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब जब कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलता है तो रोजगार जनरेट होता है। क्या नाम है इसका? तालाबीरा। अब कैसे याद रखोगे? देखिए उड़ीसा में भी सरकार नई आई है। ठीक है, भाजपा की सरकार आई है 24 साल बाद, उससे पहले नवीन पटनायक जी की सरकार होती थी। अब देखिए एक सोच के बताइए, उड़ीसा में जो पुरानी सरकार थी वहाँ पे तो ताला लग गया, तो ऐसे याद रखिए वहाँ तो ताला लग गया है, तो तालाबीरा कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अगले करंट अफेयर चलते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व को घोषणा। तो अटपाडी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इससे पहले मैंने आपको एक संरक्षण रिजर्व और बताया था, गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज कहाँ पे है? उड़ीसा में। पिछली घटनासार की सीरीज में बताया था। इसमें हमने क्या पढ़ा? अटपाडी संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। तो अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। और उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया। क्या नाम था उनका? YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, अभी जो नए CM चुन के आए हैं उनका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे एक डिप्टी CM भी बने हैं, बहुत न्यूज़ में थे, तो आपको उनका नाम बताना है, और वो हीरो भी हैं साउथ इंडियन मूवी के। तो आप बताइए उनका नाम कमेंट करके। देखिए मैं इंतज़ार करूँगा, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगला करंट अफेयर इसमें याद रखते हैं, सॉरी, कि जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है इसकी हाइट कितनी है? 206 फीट है, और अंबेडकर जी का है, याद रखना। तो देखो क्रॉस इंजीनियरिंग करते हैं, इसकी स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? अंबेडकर जी का। कहाँ बना? विजयवाड़ा का। रिसेंटली अंबेडकर जी का जो स्टैचू बना था आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, उसका क्या नाम रखा गया है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अब कैसे भी करंट अफेयर आएगा आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें 400 टन स्टील यूज हुआ है, और अब देखिए कुछ भी बना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आपको दिमाग चलाते रहना। अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा।
अब बात करते हैं इसको बनाया किसने है, तो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है राम सुतार जी ने। किसने? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी ने बनाया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ग्राफीन केरल जीके याद रखोगे ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए केरल में बनाया गया ग्राफीन सेंटर। अब ग्राफीन सेंटर से क्या फ़ायदा होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होगा साइंस में, क्योंकि देखिए कार्बन दिखता है हर जगह यूज़ आता है। ठीक है, अब ग्राफीन क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का। और वीकेंसी हम कि ये एक नैनो स्ट्रक्चर है कार्बन का। क्या है? नैनो स्ट्रक्चर। ये यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया था कि ग्राफीन क्या है, एक ऑप्शन था नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, 2018 में क्वेश्चन आया था, याद कर लीजिए। ग्राफीन क्या है? नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ये एक सिंगल लेयर होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिए। क्यों बनाया गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी साइंस के फील्ड में। ठीक है, कहाँ बना है? केरल में बना है। और कैसे याद किया? जी और के, जी के हम जनरल नॉलेज पढ़ते ही हैं, तो ऐसे याद कर लिया हमने। ठीक है, अगला करंट अफेयर, भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो इसमें आपको क्या रखना है? भारत और इटली के बीच कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो माइग्रेशन एग्रीमेंट हमने किसके साथ किया? इटली के साथ किया। और भी कंट्री के साथ किया तो ये नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको इटली याद रखना है। ठीक है, देखिए इटली में भी क्या हुआ है, इटली में 8 महीने से कोई बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, वहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, ये याद रखना है। ये यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था कि कहाँ कहाँ बर्थ रेट कम हुई है या सेक्स रेशियो कम हो रहा है। तो जापान, साउथ कोरिया सबको पता था, इटली नहीं पता था, तो इटली याद रखिए। और मुझे लगता है 99% ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में आएगा, तो याद रखिए इटली में बर्थ रेट इतनी कम हो गई है, वहाँ पर सेक्स रेशियो कम हो गया है, 8 महीनों से कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ वहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी पे आते हैं कि प्रवासन एग्रीमेंट से क्या होगा? कुशल कारीगर इधर से उधर जाएंगे, विद्यार्थी जाएंगे, कारोबारी जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं करंट अफेयर। आप देखिए घटना सार की पूरी सीरीज सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनका कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। थैंक यू।